नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है। विश्व इतिहास के कुछ विषय और इसमें अपना लास्ट पार्ट चल रहा है ना, 7वां सत्र 2023-24 की है। तो चलिए हर एक फैक्ट को और तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। जापान, राजनीतिक व्यवस्था यहाँ से शुरू करेंगे ना, ये पढ़ चुके हैं अपन। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जापान में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है? होसु, क्यूसु, शिकोकू, होकाइदो। ये पढ़ा था भाई, है ना। ये चीन, ये था जापान क्षेत्र 1941। काफ़ी साम्राज्य विस्तार कर लिया था इसने, लेकिन क्या है कि फिर और ज़्यादा साम्राज्यवाद की भूख ने फिर इसको सीमित करके रख दिया भाई, ठीक है ना। ये बात सही है, तो आदमी को लालच नहीं करना चाहिए, वरना इतना क्षेत्रफल होता चीन के बराबर जापान का, वर्तमान में इतना ही है, ठीक। ये चीन है, कजाकिस्तान, मंगोलिया, मंचूरिया, जापान, ताइवान, इतना एरिया था पूरा जापान का, ठीक। परिचय, आधुनिकीकरण के रास्ते, राजनीतिक व्यवस्था। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई। क्योतो में रहने वाले जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भाषाओं में विभाजित भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। 1 मिनट। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते अगली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिसका शासन दैम्यो चलाते थे, शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। दैम्यो चलाते थे। आ सकता है दैम्यो कौन थे। यहाँ पर 1603 से 1867 तक किस परिवार का वो था? ताकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे, ठीक है। 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो आधुनिक टोक्यो में रहने का आदेश देते थे, ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न हो। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई योद्धा बहुत वीर होते थे। सामुराई योद्धा
योद्धा पर का शासन करने वाले कुलीन थे और शोगुन व दैम्यों की सेवा में थे। जब शोगुन और दैम्यो होना समझ में आनी चाहिए कि शोगुन कौन था, तो सबसे बड़ा कौन था? राजा के नाम पर शोगुन शासन करते थे, ठीक है ना, राजा के नाम पर। फिर तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे, है ना। फिर 250 भागों में दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे, यानी शोगुन सबसे बड़ी वो था, ठीक है ना। ठीक है। शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा, दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दिए गए। दैम्यों को अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। जब पहला तो ये है ना, किसानों से हथियार ले लिए गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरा है, दैम्यों को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफ़ी हद तक सहायता प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिला जुला मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। दैम्यों की राजधानियाँ बड़ी हुई, जिसके चलते 7वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। कौन सा? एदो। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। ओसाका, क्योतो, एदो। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय के ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। व्यक्ति के गण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेजी से बढ़ते व्यापारिक वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। क्योंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किराए पर किताब ले सकते थे। इससे यह पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना कितना लोकप्रिय था। छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। लकड़ी के ब्लॉकों से। जापान अमीर देश समझा जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसकी वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। क्योंकि कोतो ने निशीजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशीजिन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माने जाने लगा। उन्होंने क्योतो के निशीजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए जगह है ये कोई कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशीजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशा में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के
अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। यह सार की कहानियाँ जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। ये मिथ की कहानी बताती है कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। सूर्य भगवान को देवी माना गया है भाई उन्होंने, और सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे। निशिजन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में वहाँ 31 परिवारों का बुनकर संघ था। 17वीं शताब्दी में आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। निशिजन जगह है ये, निशिजन उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। जब 1859 में रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। तोकुगावा जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया था। आई समझ में? अब ये निर्यात करने लग गए थे भाई रेशम का, पहले आयात करते थे, अपन से भी लेते थे भारत से। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, गेंजी की कथा देखते हैं भाई, ये क्या है। मुरासाकी शिकिबु द्वारा लिखी गई ए हान राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी दी टेल ऑफ द गेंजी जापान साहित्य में प्रमुख कथाकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और एहान राज दरबार का विजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इसमें यह भी दिखाया गया कि औरतों को अपनी पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। मुरासाकी मेजी पुनर्स्थापना 1867 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया 1867-68। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था। 1867-68 में देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। मेजी के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी 1794 से 1858 को जापान सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिससे जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक नहीं दोबारा देख लिया। मेजी पुनर्स्थापना 1867-68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी 1794 से 1858
को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाए। अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू। जापान ने अगले साल ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। उस समय केवल एक ही पश्चिम देश जापान के साथ व्यापार करता था, वह था हॉलैंड। वैसे तुझे बता दो, जापान किसी को अपनी बेस नहीं बनाता भाई, वह था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई। पेरी के आगमन ने पेरी कौन था भाई? 1794 से 1858 ये था अमेरिका का था ये। 1853 में 58 में तो इसकी मौत ही हो गई, जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाए। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने की जगह चाहिए थी। कौन करता था भाई व्यापार? सेट पेक हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई, जिससे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी सम्राट की। 1867 में एक आंदोलन हुआ। 1867 में एक आंदोलन द्वारा जापानी जिन्हें काले जहाज यहाँ से है ना, एक आंदोलन हुआ। शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया। किसको हटा दिया? शोगुन को जबरदस्ती, और सम्राट मेजी को एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और इसका नया नामकरण हुआ तोक्यो। एदो का नया नाम था तोक्यो। तोक्यो का पुराना नाम है एदो, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। अधिकारीगण और लोग यह जानते थे कि कुछ यूरोप विदेश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। बेतरानियों के हाथों चीन की हार, देखिए पृष्ठ 244 की खबर फैल रही थी। उन्हें लोकप्रिय नाटकों में दर्शाया भी जा रहा था। इस सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, बजाय उनकी उपेक्षा करने की, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। सरकार ने फुकोकू क्यों है समृद्ध देश मजबूत सेना, यह मतलब होता है इसका। फुकोकू क्यों है समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने यह समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। भारत की तरह पराधीनता। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। नौकरशाही सेना। सम्राट व्यवस्था क्या है? सम्राट व्यवस्था यह है, सम्राट व्यवस्था से जापान विद्वानों का अभिप्राय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट और नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उदारवादी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया।
सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिम अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी। यहाँ समझ में नहीं आ रही बात भाई। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भेजा गया। सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया। वह पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगा और उनके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राज्याज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। 1890 की शिक्षा संबंधी राज्याज्ञा ने 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। वही 1870 से, जब जापान तो आगे जाएगा ही। आई बात समझ में? और भेदभाव नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों। और 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। ठीक है ना। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शुरू में पाठशाला पश्चिमी नमूनों पर आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचार पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापान इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। भाई ये पहले से समझ गए और समझ गए। ठीक है ना। शिक्षा मंत्रालय पाठशाला पर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। कौन? शिक्षा मंत्रालय। जिससे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया, उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादार और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सही है भाई। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राजस्व जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही ये इकाइयाँ सेना के लिए भर्ती केंद्रों के काम आ सके। 20 साल के अधिक उम्र के नौजवान के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। कुछ अरसे के लिए एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठ के बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। सेंसर व्यवस्था। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। किसको? सेना को और नौकरशाही को। यानी कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर थे। कौन से? एक तो सेना और एक नौकरशाही। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दो अलग अलग आदर्शों को महत्व देने के दुर्गामी नतीजे हुए। सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेशी नीति के लिए दबाव डाला। सेना ने इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग हुई। दोनों में ही जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में आती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। ठीक। जो कुछ रहे हैं उनको देख लेते हैं। भाई ये क्या है? ये जापानी में है। ये जापानी में है।
जापानी लेख कांजी चीनी चित्रात्मक चिन्ह लाल। सुन मेरी बात, जापानी लेख है ना कांजी। कांजी का मतलब है चीनी चित्रात्मक चिन्ह। लाल कैताकाना, नीला हिरागाना हरा। कांजी लाल, कथाकाना नीला और हीरा गाना। कथाकाना नीला और हीरा गाना हरा। ये पता नहीं भाई क्या है। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। अच्छा, एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से एक है कांजी। जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली। 6ठी शताब्दी में इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली, क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है ना। जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली, क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा में बहुत अलग है। उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया। दोबारा से ना, जापानी भाषा एक साथ 3 लिपियों का प्रयोग करती है। ठीक। इनमें से एक कांजी जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में ली, क्योंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है। उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास किया, हिरागाना और काताकाना। ये क्या है? ध्वन्यात्मक वर्णमाला है, हिरागाना और काताकाना। हिरागाना और काताकाना। हिरागाना नारी सुलभ समझी जाती है, क्योंकि हेआन काल में बहुत सी लेखाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुरासाकी। हिरागाना है ना, वो यही पूछेगा कि हिरागाना क्या है और काताकाना क्या है, बस मामला बोले। यह चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों हिरागाना अथवा काताकाना को मिलाकर लिखी जाती है। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता है और बाकी का हिरागाना में। कांजी के चिन्ह से ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफ़ी तेज़ी से फैल सका। 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना लें। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करें या कोई यूरोपीय भाषा अपना लें। दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। ये है भाई। कांजी चीनी चित्रात्मक चिन्ह लाल है ना, लाल है ये तो कांजी तो। और काताकाना तो है नीला और हिरागाना, देख हीरा से तो हरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। काताकाना ये नीला है, कांची लाल है। कोमोडोर पेड़ी जापानियों की निगाह से कोमोडोर पेड़ी चित्र बनाया है। कोमोडोर पेड़ी जापानियों और एजेंटों और यूरोपीय लोगों से जो संपर्क टकराव हुआ उसके अंतरों की पहचान करिए। ये लिख रहा है भाई इसमें कुछ ही है। पेड़ी का जहाज लकड़ी के ब्लॉक का एक जापानी छापा। जहाज है। ये दूरबीन से देख रहा है ना, और ये ऊपर खड़ा है, देख ये कूद रहा है पानी में हैं,
और ये झंडा लगा रखा है इसमें, यहाँ पे डोल रहे हैं, ठीक। और ये रस्सियों में लटक भी रहे हैं, ये रस्सियों में चित्र है, इसमें कुछ तो पता चलता है अपन को। इसके बाद में ये रही भैया पेड़ी का जहाज, लकड़ी के ब्लॉकों का एक जापानी जिन्हें काले जहाज, इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोल तार से सीलबंद किया जाता था। इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोल तार तो डामर से बोलते हैं भाई, सीलबंद किया जाता था कहते थे। उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया जिनमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया है। ये चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान यह तर्क देते हैं कि जापान कभी भी बंद ही नहीं था, क्योंकि उसकी पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। सही बात है भाई, बंद ही नहीं था क्योंकि उसके पूर्वी एशिया के व्यापार में भूमिका भी थी और उसके लोग हॉलैंड और चीनी निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। निशिजन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में यहाँ 31 परिवारों को बनकर संघ था। 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ये पढ़ना है अब, है ना। ये तो पढ़ लिया ना। टकराव का रिश्ता कायम किया, कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। अब है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। मेजी, इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह बीच बिछाई गई। वैसे है कि देखी जाए तो इस मामले में अपन आ गए अपने यहाँ 1853 में, ठीक है ना, बम्बई से थाने। तो जापानियों से पहले अपने यहाँ रेल का विकास हो गया था, लेकिन क्या है कि अपने व्यापार का शोषण किया गया था, उद्योग धंधों का शोषण किया गया था। इस वजह से इतनी विकसित अवस्था नहीं हो पाए और इन्होंने अपने दम पर और अपने हित में विकास किया था जापानियों ने। मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा किया गया। जापान की पहली रेल लाइन 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बिछाई गई। टोक्यो और योकोहामा कब? 1870-72। वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। साथ ही उन्हें जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा गया। जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेशी भी भेजा गया, ठीक है ना, विदेश भी। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ हुआ। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी कंपनियों को सब्सिडी और करों में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनाने में मदद मिली। कौन कौन सी? एक तो मित्सुबिशी और एक सुमितोमो। इससे जापानी जहाज़ों में होने लगा। चायवासु बड़ी व्यापारी संस्था जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था। कंपनियां हैं, एक तो है मित्सुबिशी और सुमितोमो और दूसरी है जायवासु, बड़ी व्यापारी संस्था जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण था।
का प्रभुत्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा। 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। 1872 में 3.5 करोड़ और 5.5 करोड़। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ा दिया। प्रवास पहले उत्तरी टापू होक्काइदो की ओर तो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आयनू कहे जाने वाली देसी लोग रहते थे। आयनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होक्काइदो की ओर जो जापानी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आयनू कहे जाने वाले देसी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग के विकास के साथ लोग शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी और 1935 तक यह बढ़कर 25 से 35 यानी 10 साल में 32% हो गई थी। दोबारा देख लें। ये पूछ सकता है वो, ये बताइए जापान की 1872 में जनसंख्या कितनी थी? बस 3.5, 4.5, 6.5, 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। पहले उत्तरी टापू होक्काइदो की ओर जो काफ़ी हद तक स्वतंत्र इलाका था और जहां आयनू कहे जाने वाले देशी लोग रहते थे। फिर हवाई और ब्राज़ील और जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक साम्राज्य की तरफ उद्योग के विकास तथा लोक शहरों में आए। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1925 तक 21% जनता शहरों में रहती थी। 1935 तक यह बढ़कर 32% हो गई, 2.25 करोड़। 1925 तक 21% जनता फिर कितनी हो गई? 32, 2.25 करोड़। औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। इन्होंने विकसित किया था भाई जापान को, लेकिन इन्होंने किया जो किया था, लेकिन सरकार की जो योजना और वो रणनीति ना, वो सही थी। ऐसे नहीं थी कि भाई ये मजदूर हैं उनका शोषण किया जाए कि भाई तुम्हारा ये काम है 8 या 9 घंटा काम और आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतनी आपको सुविधा मिलेगी और इतने घंटा से इतने घंटा काम करना है। इनमें कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे नहीं कि हाँ भाई 14 18 घंटा, ठीक है ना। क्योंकि सरकार ने इनका ध्यान रखा, इनने सरकार का ध्यान रखा, तो देश स्वयं ही विकसित हो जाएगा। 7 लाख से बढ़कर 1913 में 40 लाख पहुंच गई। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। अधिकतर मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें 5 से कम लोग थे और जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता था। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। इसी वजह से जापान विकसित है। इन आधुनिक कारखानों में काम करने वाले में आधे से ज़्यादा महिलाएं थीं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया था। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई। 1930 में 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया था। 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन 1930 के दशक में आकर ही पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हुई।
कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। कारखानों में मजदूरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। कारखानों में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में 1000 थी। ठीक है ना। 100 से ज़्यादा मजदूर वाले कारखानों की संख्या 1909 में कितनी थी? 1000। और 1920 तक आते आते इनकी संख्या डबल हो गई भाई, 10 साल में, यानी 2000 से ज़्यादा हो गई। और 1930 के दशक में यह है फिर और डबल हो गई, 4000 तक पहुंच गई, यानी डबल। इतना है ना, इतना। तो फिर जैसे कि ये है ना, तो इतना है ना। 100 से ज़्यादा मजदूर 1909 में 1000 थी, तो 1920 में 2000, तो 1930 में 4000 पहुँच गई। इसके बावजूद 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। कब की बात है? 1940 में 5,50,000 कारखानों में 5 से कम मजदूर काम करते थे। इससे परिवार केंद्रित विचारधारा बनी रही। उसी समय जिस तरह राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, जहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था, उद्योग के तेज और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तानाको सोजो, संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य तानाको सोजो 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा। जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए, उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया 1897 में। आक्रामक राष्ट्र कुछ रहा है, यह है भाई कपड़ों के एक कारखाने में श्रमिक, कपड़ों के एक कारखाने में श्रमिक, कपड़े का कारखाना है, महिला हैं ये लट्टू है, तो बड़ी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। आक्रामक राष्ट्रवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनाई। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच, दोबारा देखें, आक्रामक राष्ट्रवाद मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डाइट बनवाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए एक जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। आक्रामक राष्ट्रवाद मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, उसने डायट किसको बनाई? डायट को बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए एक जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। ठीक है। शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भूला कर बनाई गई राष्ट्रीय एकता परिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। एक मिनट। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था, उसने डाइट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। ठीक है ना, अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए एक जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानून सोच जर्मनी की सोच से
प्रभावित थी। शाही पुनर्स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। 1918 और 1931 के दरमियान सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से यह माने जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सेवारत जनरल और एडमिरल ही सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेशी देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। एक पत्रिका का आवरण प्रश्न, नवयुवकों को देश हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नवयुवकों को छात्र सैनिकों के क्षेत्र एक किसान के बेटे तैनाका सोजे 1841-1913 ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डायट में संसद में चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं दी जानी चाहिए। आसियो खान से वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था, जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े, जिससे 1904 तक फसल सहमन हो गई। अच्छा, 1880 के दशक में आसियो खान से वातारासे, आसियो तो कोई खान है और वातारासे नदी में प्रदूषण फैल रहा था। ठीक है। पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों की अनुक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाई पर थे। कुछ के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे, जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। फुकुजावा युकिची जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। पश्चिमीकरण और परंपरा। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देशी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। ठीक है ना। दर्शनशास्त्री मिया के सेतसुरे, एक मिनट इसको देख लेते हैं पहले, है ना। फुकुजावा युकिची 1835 से 1901। उनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। उन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा और बाद में अंग्रेजी भी। 1860 में वे अमेरिका के पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। दोबारा देख ले, फुकुजावा युकिची 1835 से 1901। इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा, बाद में अंग्रेजी भी। डच
पश्चिम विज्ञान पढ़ा, बाद में अंग्रेजी में। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे उन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे, ठीक है ना, बोलने चालने के अंदाज में। ये किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज केओ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरोकुसा संस्था के मुख्य सदस्यों में थे। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती थी। मेरोकुसा अपनी किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन, गाकू नोन नो सुसुमे 1876 में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सार तत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। इसके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इनका सिद्धांत था, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया। स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, नहीं इंसान को इंसान के नीचे। मतलब स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, नहीं इंसान को इंसान के नीचे। कथन तो शानदार है भाई, ये बात तो सही है। इंसान को इंसान ऊपर नहीं बनाया, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, भगवान ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, नहीं इंसान को इंसान के नीचे। ये स्वयं इंसान ने बनाया है। सही बात है। अगली पीढ़ी के पश्चिम विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सेसुरे 1860 से 1945 ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। दर्शन शास्त्री है मियाके सेसुरे। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना, अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, सही बात है, और अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। सदैव संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता एयुकी एमोरी 1857 से 1892 में फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। जब तक एक तो ये हुआ है मियाके सेसुरे 1860 से 1945, है ना। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। कथन तो सही है भाई। किसका है? मियाके सेसुरे। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए। संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता एयुकी एमोरी 1857 से 1892 फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। व्यवस्था से ज़्यादा, सही बात है। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अब कुछ रहा हो न उसको देख लेते हैं ना, क्योंकि अगल बगल में रह जाते हैं। कुछ नहीं है ना, पढ़ चुके हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोज़ाना की ज़िंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए
परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहाँ पति पत्नी साथ रह कर कमाते और घर बसाते थे। यानी कि 1 मिनट। जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलावों में भी देखा जा सकता है। आधुनिक समाज में रूपांतरण में रोजाना की जिंदगी में ना पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, कई पीढ़ियां। लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, होमू जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन महावर की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन महावर की किस्तों पर लोगों को 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन महावर की किस्तों पर, ठीक है ना, लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी। ठीक है भाई, ये क्या है, कौन सी मशीन है, पता नहीं है ना। बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला कुकर, चावल पकाने वाला कुकर, अमेरिकी भूनक, मांस में मछली भूनने वाला ब्रेड सेकने वाला टोस्टर। ये कुकर तो ये है, ये लग रहा है ना। और चावल पकाने वाला कुकर, अमेरिकी भूनक, मांस में मछली भूनने वाला, शायद ये है ना। ब्रेड सेकने वाला टोस्टर। कार क्लब, काफ़ी छोटी कार है। कार क्लब। मोगा, आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द है। यह 20वीं शताब्दी से लिंग बराबरी, विश्वजननी, कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों को एक साथ आने का सूचक है। नए मध्यम वर्ग परिवारों में आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुआ। 1878 से जनता के लिए बाग बनाए गए, है ना, और बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगी। टोक्यो में गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा। टोक्यो में गिनबुरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बनाया गया। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खोला। अभिनेत्री मासुई सुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर, एडोले हाउस में नोरा का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनी सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। 1899 में यह दौर ओज से भरा हुआ था।
और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाए गए। औरतों का कार क्लब। आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रीय राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाई छेड़ी। ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर जापान ने किया था भाई अमेरिका के पर्ल हार्बर हमला। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए, उन्हें जेल भेजा गया। ठीक है ना। नियंत्रण में वृद्धि हुई। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मोरोई साबुरो ने सवाल उठाया कि संगीत को हेनरिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। संगीत। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे ऐसी राय खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाया या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। पश्चिमी वाद्यों पर बजाए या दोहराए जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शनशास्त्री निशितानी केंजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं से मिलन और एकता को परिभाषित किया। निशितानी केंजी ने किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्ट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री राके से लिया गया है। कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री राके से लिया गया ने उस एक उपनिवेश बनने से बचा लिया, और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, मतलब एकता से परिभाषित किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्ट सुधार और प्राकृतिक विज्ञान का। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री राके से लिया गया है। राके हुआ था भाई कोई जर्मनी का, ठीक है ना, उससे लिया गया है ये नैतिक ऊर्जा शब्द ने उस एक उपनिवेश बनने से बचा लिया। जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। निशितानी ने आधुनिक को जिस तरह परिभाषित किया, क्या आप उससे सहमत हैं? निशितानी, निशितानी आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। पुनर्जागरण, प्रोटेस्ट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, यह शब्द जर्मन दर्शनशास्त्री राके से लिया गया है ना। बात आ रही है निशितानी केजी, ये दर्शनशास्त्री थे भाई, ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया, और जापान का फर्ज बनता है एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। ठीक है। हार के बाद वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाव के बम गिराए गए, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वह पूरी तरह से अनावश्यक था। अमीर के नेतृत्व वाले कब्जे 1945-47 के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश, अनुच्छेद 9 तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है।
इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध नैकनिक वाक्यांश के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जायवासु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जायवासु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की भी कोशिश की गई। अच्छा, ये वैसे ही हो रहा है जैसे जर्मनी के साथ हुआ था वियना की उस संधि में। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है ना, चमत्कार कहा गया। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में नहीं थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही है। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार और नौकरशाही और उद्योग के बीच एक गरीबी रिश्ता कायम हुआ। अमीर के समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। सरकार है ना, नौकरशाही और उद्योग के बीच, सरकार है नौकरशाही और उद्योग के बीच करीब रिश्ता कायम हुआ। अमीर के समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। अमीर की समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। ये फोटो है भाई जापान का। ठीक, कब का फोटो है? उन्नीस में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। 1964 में ओलंपिक खेल हुए थे भाई टोक्यो में। ओलंपिक खेलों में बहुत खर्चा आता है, सामने आए। इसी तरह तेज गति वाली शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियाँ 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। थोड़ा काम है यार, 300 मील। यह भी जापानियों की सक्षमता दर्शाती है कि वे नई प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पादन बाजार में उतार सकें। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ और बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गाजी मतलब कैडमियम। अर्गाजी कैडमियम का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक कार्बनिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मीनामाता में पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। कैडमियम 1960 के दशक में मीनामाता में और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों की स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य से पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है। 1900 दशक के मध्य से, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोर पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए।
आज एक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन टक्कर दे रहा है भाई अब इसको। तो क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद में। तो क्यों? टोक्यो है। टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद में। ये तो बाद का है ना, और ये पहला है। ठीक। आर के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। चीन। अब आ रहा है चीन। ठीक, कुछ रहा थोड़ी है, कुछ नहीं है। निशितानी ने आदमी को जिस तरह परिभाषित किया, क्या आप उससे सहमत हैं? निशितानी। नहीं, कुछ नहीं है ना। अब आ रहा है भाई साहब चीन। ठीक, चीन। कितना हो रहा पाठ? अफीम का व्यापार, परीक्षा प्रणाली, फिर समय रेखा, चीनी साम्राज्य दल का उदय, मन नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65, दर्शनों का टकराव 1965 से 78, 1978 से शुरू होने वाले सुधार, टीवी है। 1978 के सुधारों के बाद चीनी लोग स्वच्छंद रूप से उपभोक्ता सामग्री खरीदने में समर्थ होने लगे। 1978 के। ताइवान का किस्सा, कोरिया की कहानी, जापान से स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए कोरियाई, युद्धोत्तर राष्ट्र, लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास, कोरियाई लोकतंत्र और IMF संकट, जून 1987 के लोकतंत्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी, ऐसे नहीं है भाई ना, जैसे कपड़ों से ही पता चल रहा है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा विकसित थे। सब दुनिया में विकास साथ साथ में ही हुआ है। उनके कपड़ों से, वेशभूषाओं से, इनसे पता चल जाता है। अब भाई जैसे कि जो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बना लिया, तो वो बनाने के बाद में वह निर्यात भी तो करेंगे। जब साल 2 साल में वो और जगह भी पहुंच जाता है। तो ये वर्तमान कालीन सियोल शहर है भाई, सियोल शहर। ये तगड़ा है यार। चीन तगड़ा है भाई, चीन विकसित देश है। जापान सुपर, अब चीन। ये पार्ट ख़त्म हो गया है, और पार्ट थोड़ी, और तो किताब ही होगी पूरी। तो देख लेते हैं चीन को। चीन। चीन। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूह के नज़रिए झलकते हैं। कांग योवेल 1858 से 1927, लियांग की चाउ
चीन का आधुनिक इतिहास। संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नज़रिए झलकते हैं। कांग योबेल 1858 से 1927, यहाँ लियांग कीचाऊ 1873 से 1929 जैसे आरंभिक सुधारों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। चीन, दोबारा देख लें। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। यानी कि एक लाइन में डिटेल बता दी इसकी पूरी। संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नज़रिए झलकते हैं। कांग योबेल 1858 से 1927, 1858 से 1927, लियांग कीचाऊ 1873 से 1929। ठीक है ना। कांग योबेल, लियांग कीचाऊ जैसे आरंभिक सुधारों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात-सेन, दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात-सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। यार ये सन यात-सेन नाम तो सुना है भाई। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानता को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। ठीक है, दोबारा लेकर देख ले भाई। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। ठीक, ये आ जाएगा पूरी डिटेल में ना। चीनी बहसों में 3 समूह के नज़रिए झलकते हैं। एक तो है कांग योबेल 1858 से 1927, जीवन काल इसका, और लियांग कीचाऊ 1873 से 1929 जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात-सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे, है ना। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानता को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। और कम्युनिस्ट पार्टी का वर्तमान में शासन है भाई, असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, 16वीं और 17वीं सदी में, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ पहुँचाया। खगोल विद्या और गणित, इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज़ गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 हुआ। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942। चीन ने नहीं लड़ा था भाई द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, क्या था चीन। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942। उसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार तथा बदलावों की मांगों को मजबूती दी। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 और 1942, यानी कि 39 से 42, काफ़ी लंबा है यार। 1800 है यहाँ, 1839 है। आई बात समझ में। अफीम युद्ध, अफीम वार एक यूरोपीय चित्रकारी है, यूरोपीय चित्रकारी। ठीक है भाई। अफीम का व्यापार
चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। चीनी उत्पादों जैसे कि चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने चाय, रेशम और चीनी मिट्टी है ना असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा। अफीम यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उसे उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने जाने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। अफीम का व्यापार दोबारा देख ले। चीनी उत्पादों जैसे कि चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा। अफीम यह हिंदुस्तान के हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी का कैंटन उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच उत्पादन त्रिकोणीय व्यापार था। चीन को दोबारा से देखते हैं। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनः प्राप्ति है, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता का विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं। कॉन्ग योबेल 1858 से 1927 है ना, एक तो ये है। 3 समूह के नजरिए झलकते हैं। लियांग की चाऊ 1873 से 1929 जैसे आरंभिक सुधारों ने पश्चिमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन ये आ चुका है यार, इसके बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं है। सन यात सेन वो चीन की क्रांति हुई थी ना, उसका नेता था शायद ये। हाँ। दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन ने गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। जब कांग योबेल और लियांग किचाऊ दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यासेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों के असमानता को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी के पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहाँ पहुँचाया। किन्होंने पहुँचाया? जेसुइट मिशनरियों ने। किस किस को पहुँचाया? खगोल विद्या और गणित। इसका तात्कालिक असर तो असीमित था। पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी। जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839-1942 हुआ। कब हुआ था अफीम युद्ध? 1839 है ना, 1839 से 1942 काफ़ी लंबा हिस्सा था, यानी कि लगभग में 100 साल। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार तथा बदलावों की मांग को मजबूती दी। अफीम युद्ध एक यूरोपीय चित्रकारी। अफीम का व्यापार चीनी उत्पादों जैसे कि चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा। अफीम यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों
के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। समझ में कोई बात? चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम। यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। अफीम युद्ध, एक यूरोपीय चित्रकारी। क्या यह पेंटिंग अफीम युद्ध की अहमियत का स्पष्ट बोध करा पाती है? अहमियत का पेंटिंग तो नहीं कराती भाई। अहमियत का स्पष्ट बोध करा पाती है। क्या यह पेंटिंग? पता नहीं भैया। कांग युबई, अब भाई महत्व है जब ही तो युद्ध हो रहा है, ठीक है ना, कुछ न कुछ बात है तभी तो लड़ाई हो रही है। कांग युबई और लियांग किचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियाँ बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीन के विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था पोलैंड का। यहाँ तक कि 1890 के दशक पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। क्रिया के रूप में वोलान-वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। वोलान-वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए, मतलब पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। वोलान-वू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था, सही बात है। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही, किसका? लियांग किचाऊ, लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ये बात सही बात है भाई। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है। कौन ने लिखा था ये? लियांग किचाऊ 1903 में लिख दिया था, जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। ब्रिटानिया ब्रिटेन मान सकते हैं ना, ब्रिटेन। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है, परंपरागत सोच को बदलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। ये क्वेश्चन आ चुका है, चीन में प्रमुख विचारधारा रही है कन्फ्यूशियसवाद। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस 551 से 419 ईसा पूर्व। कन्फ्यूशियस का टाइम काल है 551 से 479 ईसा पूर्व और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारवादी समझदारी और उच्च सामाजिक संबंधों के सिद्धांत का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैयों को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीख कर वापस आएँ। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। 1890 में वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। क्योंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए।
ठीक है ना, चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने जापान से न्याय अधिकार क्या लिया था? जापान से न्याय अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापान ने अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उल्ट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। रूसी जापानी युद्ध, अच्छा, चीन की ज़मीन पर और चीनी इलाके पर के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई और प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई और प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। परीक्षा प्रणाली कौन सी थी भाई? अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख। ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकुवैन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख। ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकुवैन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। इसमें 8 वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकुवैन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। विभिन्न स्तरों पर पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो जाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। 1-2% लोग, ओनली 1-2% लोग। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय सैन्यवान डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जों डिग्रीधारियों के पास नौकरी नहीं होती थी। डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्रीधारियों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। क्योंकि यह क्लासिकी चीनी सीखने के हुनर पर आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। बात समझ में नहीं आई? 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया है, 1905 में ख़त्म कर दी है। क्या करना पड़ता था? इसमें 8 भाग वाले निबंध निर्धारित पत्र में यानी पाकुवैन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। गणतंत्र की स्थापना 1911 में। कुछ रहा थोड़ी है अगल बगल में है भाई। आगे चलते हैं। गणतंत्र की स्थापना 1911 में माचो साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जब उनका परिचय लोकतंत्र ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डायरेक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के आराम से भैया, जल्दीबाजी नहीं। जब याद ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर पढ़ने से क्या मतलब है। बात आ रही है गणतंत्र की स्थापना की। ये आ चुका है कौन सा? ये माचू का साम्राज्य कहाँ स्थापित था? माचू माचू शासन कहाँ किस में था? जापान, मंगोलिया, मंचूरिया, चीन। 1911 में समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। सन यात सेन क्रांतिकारी थे ना। हाँ, मैं बोल तो रहा था तुझसे
कि सन यात सेन पढ़ा है। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? सन यात सेन। वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, मिशन स्कूलों में, जहाँ उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये आ सकता है भाई। सन यात सेन का कौन सा सिद्धांत था? सन मिन चुई। 3 सिद्धांत सन मिन और चुई, सन मिन चुई, सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद इसका अर्थ था माचु वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, जो सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत है राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था माचु वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, जो सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत हैं राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था माचु वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालत डावाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। एक मिनट देखें। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत है राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था माचु वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद को पूंजी का नियमन करें और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालत डावाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानियों के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए, उसके अलावा वापस नहीं मिले। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए स्क्रीनशॉट आ गया। सामाजिक और राजनीतिक हालत डावाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटेनियों के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए, उसके इलाके वापस नहीं मिले। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधन पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानता हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। क्रांतिकारियों ने विदेशियों को भगाने, असमानता हटाने, गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिनीतांग नेशनल पीपल पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरबद्ध लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी।
कुओमिन्तांग नेशनल पीपल पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात-सेन के विचार कुओमिन्तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन के विचार देगा वो यहाँ से कुछ भी दे देगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गणतांत्रिक क्रांति के लिए बाद में देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिन्तांग यानी कि नेशनल पीपल पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी है ना, कुओमिन्तांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्ष दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। कौन सी? एक तो नेशनल पीपल पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। तो शायद कम्युनिस्ट पार्टी की है अब सरकार, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी, सिर्फ दो ही पार्टी हैं, एक नेशनल पीपल पार्टी जिसको बोलते हैं कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट पार्टी। सन यात-सेन के विचार कुओमिन्तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने, ठीक है ना। यानी कि सन यात-सेन किससे संबंधित थे? ये नेशनल पीपल्स पार्टी राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1887 से 1975 कुओमिन्तांग के नेता बनकर उभरे। उन्होंने सैन्य अभियानों के जरिए सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1887 से 1975 कुओमिन्तांग के नेता बनकर उभरे। उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए कुओमिन्तांग के नेता बनकर उभरे। उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वार्सलाड को स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी। 1 मिनट दोबारा ले लें। सन यात-सेन के विचार कुओमिन्तांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। अब वो ये पूछ सकता है कुओमिन्तांग क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी को बोलते हैं कुओमिन्तांग। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात-सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1887 से 1975 कुओमिन्तांग के नेता बनकर उभरे। कौन? चियांग काई शेक। उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सैन्य अभियानों के जरिए वारलॉर्ड्स को, वारलॉर्ड्स का मतलब है स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी। ये बढ़िया किया भाई, यानी कि एक ला दिया, ठीक है ना, अपने नियंत्रण किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। साम्यवादियों को उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की। स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली, अपने नियंत्रण किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। एकताबद्ध, सही बात है। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूपरंग, वाणी और काम। उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। ये गलत किया था यार, जबकि जापान में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का बहुत योगदान था उद्योग धंधों में। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिन्तांग का सामाजिक सुधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। शंघाई जैसे क्षेत्रों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था। उनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी सियाओ सीमेन, नगण्य शहरियों को बोला जाता है, यानी कि कम शहरियों को सियाओ सीमेन व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियाँ बहुत खराब।
कोमुनितांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। ठीक है ना। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। संघाई जैसे क्षेत्रों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग बढ़ रहा था। उनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूरी जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी सियाओ सीमेन व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियाँ बहुत खराब। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके, प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों के लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूलों और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना। पीकिंग है या फिर बीजिंग है? पीकिंग है भाई। पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साओ तोआ फैन 1895 से 1944 द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। लाइफ वीकली। साओ तोआ फैन नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंदीदा कमाल अतार्कतुर्क साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंदीदा कमाल अतार्कतुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। उनका विवरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। उन्नीस सौ 35 का संघाई में एक काला अमेरिकन तुरही वादक वक क्लैंट अपने जैज और कैस्टा के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके वाद्य मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उन्हें उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। सो अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उनकी बहुत सहानुभूति थी। गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई, जिसमें वे जीत गए, के बारे में लिखते हैं कि चीनी तमाशबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभिष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक रास्ते पर वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे। चीनियों की गरीबी और कठोर जीवनचर्या बारे में वह लिखते हैं कि मैं कभी कभी देखता कि 20 या 30 कुली मिलकर किसी बड़े वाली ठेले को खींच रहे हैं, जो कि अमेरिका में किसी ट्रक द्वारा या घोड़े द्वारा खींचा जाता। ये लोग इंसानी घोड़ों से अलग कुछ नहीं लगते थे और पूरा काम करने के बाद इन्हें इतना ही मिलता था कि किसी तरह पेट भर चावल और सोने की जगह हासिल कर लें। मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे। लेकिन वह काला था और एक बार कुछ गोरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके वैद्य मंडली के सदस्यों को मारपीट करके रिक्शा खींचने वाला लान जिया द्वारा बनाया गया कास्ट चित्र लाओ से 1930 द्वारा रचित उपन्यास रिक्शा एक गौरव ग्रंथ बन गया। भेदभाव का एहसास लोगों को कैसे एकताबद्ध करता है, क्योंकि वो गुजर चुके होते हैं भाई उससे। आगे चलते हैं। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कोओमितांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। कोओमितांग संकीर्ण था यार, बात सीधी सट्टा यार, जब वो असफल हो गई दृष्टि के चलते असफल हो गया। संन्यास सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानताओं की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्या पर ध्यान देने के बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया।
समस्या पर ध्यान देने के बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। बढ़ती हुई कीमतों की कहानी। बैल 1937। जब कैसे है बढ़ती हुई कीमतों की कहानी। 1937, सुअर 1939, आटे की बोरी 1941, मुर्गी 1943, अंडे 1945, कोयले का टुकड़ा 47, पन्ना 1949। समय रेखा। जापान, चीन। तोकुगावा ईएयासु द्वारा इंडो शोगुनेट की स्थापना 1644। है ना, इधर से ले लें 1603। ये जापान है, ये चीन है। तोकुगावा ईएयासु द्वारा इंडो शोगुनेट की स्थापना। फिर डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद है। ओनली डचों के साथ में 1630 में। फिर डायरेक्ट 1854 है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौतों को अंतिम रूप देना जापान के अलगाव का अंत है। फिर 1868 मेजी पुनर्स्थापना। 1868 मेजी पुनर्स्थापना। फिर 1872 अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन। मेजी पुनर्स्थापना 1868। 1872 अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन। 1889 मेजी संविधान अमल में आया। मेजी संविधान 1889 मेजी संविधान अमल में आया। 1889 मेजी संविधान अमल में आया। 1894 से 95 चीन और जापान के बीच युद्ध। चीन और जापान के बीच युद्ध, जब इसमें जापान जीता था। मेजी संविधान अमल में कब आया था? 1889 में। रेलवे लाइन कब? 1872। 94 से 95। 1945 जापान और रूस के बीच युद्ध। पहले चीन है, इसके बाद में रूस है। फिर 1910 कोरिया का समामेलन 1945 तक उपनिवेश। पहला विश्व युद्ध 1925 सभी पुरुषों को मताधिकार। 1931 चीन पर जापान का हमला। चीन पर जापान का हमला। 1941-45 प्रशांत युद्ध। 1945 हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम विस्फोट। 1946 में अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा। जापान का लोकतंत्रीकरण और ऐशनीकरण करने के लिए सुधार। 1956 जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल 1964 में। यानी कि वही आक्रमण कर रहा है और वही सुधार कर रहा है, ये गलत है। तो जापान बोलता नहीं है वही बातों को, ठीक है ना। 1603 तोकुगावा ईएयासु। 1630 1854 1868 1872 अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। 1889 मेजी संविधान अमल में आया। 1894 से 95 चीन और जापान के बीच युद्ध। 1945 जापान रूस के बीच युद्ध। कोरिया का समामेलन 1945 तक उपनिवेश। कोरिया का समामेलन 1914 पहला विश्व युद्ध। 1925 सभी पुरुषों को मताधिकार।
सभी पुरुषों को मताधिकार। चीन पर जापान का हमला। चीन पर जापान का हमला। प्रशांत युद्ध। चीन पर जापान का हमला कब हुआ था? 1931 में। सभी पुरुषों को मताधिकार कब मिला था? 1925। प्रशांत युद्ध 1941 से 45। 46 से 52, 56 और 64। अब है भाई चीन। 1644 1911 छिंग राजवंश। छिंग राजवंश। 1839 60 दो अफीम युद्ध। 1839 से 60। सन यात-सेन द्वारा कोमुनितांग की स्थापना। 1912। सन यात-सेन द्वारा कोमुनितांग नेशनल पार्टी है। 1912। 1919 4 मई का आंदोलन। 4 मई का आंदोलन। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 21 में। चीन में गृह युद्ध 1926 से 49। लॉन्ग मार्च 1934। फिर 1949 चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1949 चीन का जनवादी गणतंत्र। चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? चियांग काई शेक। 1962 सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। ठीक, यही किया है इसने, भारत पर आक्रमण किया है। सांस्कृतिक क्रांति 66। 1976 मासो तुंग का और चौ एनलाई का निधन। 1997 ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। ब्रिटेन द्वारा चीन को 1997 ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। 1976 मासो तुंग का और चौ एनलाई का निधन। सांस्कृतिक चीन में सांस्कृतिक क्रांति कब हुई थी? 66। 1962 97 76 66 62 49 34 लॉन्ग मार्च। चीन में गृह युद्ध 26 से 49। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 21। 4 मई का आंदोलन 1919। 1912 अब है चीनी साम्यवादी दल का उदय। चीनी साम्यवादी दल का उदय। इसको पढ़ेंगे बाद में, चीनी साम्यवादी दल का उदय। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।